अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इरफान खुर्शीद। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैशियस एक्सचेंज। स्टूडेंट, गैशियस एक्सचेंज क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो देखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैशियस एक्सचेंज से क्या मुराद है। लफ्ज़ गैशियस जो है ये रिलेटेड टू गैस से रिलेटेड है, और एक्सचेंज कहते हैं हम इंटरचेंज करना। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज से क्या मुराद हुआ कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। और ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। इन्हें हम डिटेल में इंशाल्लाह गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ गैस, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आप एनिमल्स के लिए भी लिख सकते हैं और प्लांट्स के लिए भी लिख सकते हैं। आपके इस टॉपिक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि एनिमल्स के लिए है। अगर प्लांट्स के लिए ये आप लिखें तो ये इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बात की कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये आपकी बुक की लास्ट में काफ़ी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो वहाँ से देखकर मैंने ये लिखी है। ये आप प्लांट्स के लिए भी लिख सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का रिएक्शन क्यों होता है, इसलिए होता है ताकि फूड से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन है कि अ प्रोसेस इन विच CH bonds in food are broken down by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP। क्या है डेफिनेशन कि फूड में मौजूद CH बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं। कैसे टूटते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए, और एनर्जी जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट, सेलुलर रिस्पायरेशन, फिर इसकी जो आगे मजीद दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है मैंने सेलुलर रिस्पायरेशन का, मेनली आप कह सकते हैं कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है यूज होती है। एनएरोबिक जो रिस्पायरेशन होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, फूड है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये फूड है। अब इसमें आपको CH बॉन्ड्स जो हैं वो नजर आ रहे होंगे, यानी आपको कार्बन नजर आ रही है और हाइड्रोजन नजर आ रही है। होता क्या है कि यहाँ पर CH बॉन्ड्स होते हैं, कि यहाँ पर क्या होते हैं, CH बॉन्ड्स जब ये टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो सेल्स जो हैं उस एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लूकोज की, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप इस जो टॉपिक है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन के बाद लिखा हुआ है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं फूड की। ठीक है, कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और कौन कौन सी चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है एरोबिक रिस्पायरेशन में। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ डेफिनेशन में बात की कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के जरिए जो है ये CH बॉन्ड्स टूटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ग्लूकोज में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो रही है। ऑक्सीजन में आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
अब हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से लेंगे, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से आएगी सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। तो ये ऑक्सीजन जो है एनिमल्स क्या करते हैं या प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और सेल्स तक ये ऑक्सीजन फिर पहुंचती है और सेल्स के अंदर ये सेलुलर रिस्पायरेशन का रिएक्शन होता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये सेल्स से निकलकर और फिर अल्टीमेटली जो है हमारी बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रीथिंग, जो टर्म ब्रीथिंग है इससे क्या मुराद है। ब्रीथिंग जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि सांस लेना, इसका दूसरा नाम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी है। ब्रीथिंग जो है कि अ प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिव आउट एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट ब्रीथिंग जो है इसमें हम एयर को क्या करते हैं, एनिमल्स एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, हवा को क्यों लेके जाते हैं, ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें एयर से, और एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा सकें। आप जानते हैं कि एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए हमारी बॉडी में तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि टर्म ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है, जो मेन टॉपिक है, ऐसा नहीं कि जो मेन क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट आपके इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि टर्म ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं है। सिनोनिमस का मतलब है मुतरादिफ, यानी ये एक चीज़ नहीं है, इनमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैंने 4 फ़र्क लिखे हुए हैं। आपकी बुक में, आपके इस टॉपिक में कह सकते हैं कि 2 फ़र्क हैं। एक तो आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और एक फ़र्क जो है, जो मैंने पहला फ़र्क लिखा हुआ है वो ये है कि ब्रीथिंग जो है ये एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो है एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। स्टूडेंट मैकेनिकल और फिजिकल एक ही बात है। ब्रीथिंग मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। इससे क्या मुराद है कि हम ब्रीथिंग में जस्ट क्या करते हैं, अपनी बॉडी, अपने बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। कोई इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, हम जस्ट इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं एयर को, ठीक है। जबकि रिस्पायरेशन में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये हमने सेलुलर रिस्पायरेशन का रिएक्शन इसको कहा था, या इसको आप सिंपल रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। ये केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन विद इन द लिविंग बॉडी होता है, विद इन द सेल होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि बायोकेमिकल, ठीक है। और ये मैकेनिकल भी है, ठीक है, मैकेनिकल भी है, यानी हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, तब जाकर जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन को तो हम ब्रीथिंग कह सकते हैं, लेकिन ब्रीथिंग को हम रिस्पायरेशन नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा जो फर्क है कि ब्रीथिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ब्रीथिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें जस्ट हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। जबकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये रिएक्शन लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, ये रिस्पायरेशन का रिएक्शन है, सेलुलर रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे होती है। तीसरा जो फर्क है कि ब्रीथिंग जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, यानी ये सेल्स के बाहर होता है। ये ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है सेल्स के बाहर होगा, जबकि जो रिस्पायरेशन है ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये सेल के अंदर होती है रिस्पायरेशन, ठीक है, सेल के अंदर होती है, इसलिए ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ब्रीथिंग सेल से बाहर होती है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रीथिंग में जस्ट 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं ब्रीथिंग के अंदर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या करेंगे, एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, और एक्सहेलेशन में हम क्या करेंगे, बॉडी को, एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। जबकि रिस्पायरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। टोटल 3 स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर क्रैब साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये आपने 9th क्लास में बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ आपके इस टॉपिक में इनका जिक्र नहीं है, तो अगर आप ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, तो आप कोई से 2 या 3 डिफरेंस जो है लिख सकते हैं,
ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। और भी बहुत से इनके डिफरेंस हैं, लेकिन मैंने जो है जस्ट 4 लिखे हैं, ठीक है। आप इन 4 में से भी कोई 2 या 3 याद कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पर जो है डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।